हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हमारी कहानी माय डेविल वाइफ के चैप्टर नंबर 4 को शुरू करते हैं। मेरा नया घर। कृष्ण हॉस्पिटल के बेंच पर बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी डॉक्टर आकर कहते हैं कि आपके मम्मी पापा को होश आ चुका है, आप उनसे मिल सकते हैं। ये सुनकर कृष्ण बहुत खुश हो जाता है और वो सीधा अपने मम्मी पापा के पास पहुंचता है। ये हॉस्पिटल रूम बहुत बड़ा था क्योंकि ये वीआईपी लोगों के लिए होता है, लेकिन कृष्ण को इस बारे में कुछ नहीं पता था। ये रूम एक था मानो ये हॉस्पिटल रूम हो ही ना, जैसे ये किसी 5 स्टार होटल का रूम हो। जब कृष्ण रूम में पहुंचता है तब उसके पापा अपनी आंखें खोल रहे थे और उसकी मम्मी अभी भी बेहोश थी। कृष्ण अपने पापा के पास जाता है और उनका हाथ पकड़कर कहता है, पापा आप ठीक हो? जिस पर उसके पापा बस अपनी पलकें झपकाते हैं। वहीं कुछ देर बाद उसकी मम्मी को भी होश आ जाता है। कृष्ण उन दोनों के बिस्तर के बीच में बैठा हुआ था और उसने उन दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था। कुछ देर बाद उसकी छोटी बहन भी आ जाती है और वो भी अपने मम्मी पापा को होश में देखकर खुश थी। वहीं प्रियंका को भी ये बात पता चल चुकी थी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अब उसके मम्मी पापा बोल सकते थे, यहाँ तक कि वो उठकर बैठ भी सकते थे जब कोई उनकी थोड़ी सी मदद कर दे। कृष्ण अपने घर गया था कुछ काम करने। वहीं उसके मम्मी पापा से मिलने के लिए उसके मामा जी आए थे। वो बहुत लालची इंसान हैं। जब कृष्ण को पैसे की ज़रूरत थी तो वो ऐसे पीछे हटे जैसे उनका कोई रिश्ता ही ना हो। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका इलाज हो गया है और वो इतने बेहतरीन हॉस्पिटल में है तो वो जल्दी से उसके मम्मी पापा से मिलने आ गए। वो जब उस रूम को देखते हैं जहाँ कृष्ण के मम्मी पापा एडमिट हैं, उसे देखकर उनका मुंह खुला रह जाता है। वो अपना रंग बदलते हुए बड़े ही प्यार से कहते हैं, भाई साहब, बहन, आप दोनों ठीक हो ना? आपको पता है जब मुझे पता चला कि आप इस हालत में हो तो मैं तो परेशान ही हो गया था और जिस हालत में था दौड़ा चला आया। लेकिन मेरी किस्मत देखो, मैं सही समय पर पहुंच नहीं पाया। कोई बात नहीं भाई, आप फिक्र ना करो, हम दोनों ठीक हैं। भगवान का शुक्रिया अदा कि आप दोनों ठीक हैं। हे भगवान, पता नहीं मैं कैसा मामा हूँ, मैं कैसा भाई हूँ। जब मेरी बहन और मेरे भांजे को मेरी ज़रूरत थी तब मैं उनके साथ नहीं था। और ऐसे ही कुछ देर वो उनसे बातें करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कृष्ण की बहन उन्हें छोड़ने के लिए जाती है। उनके जाने के बाद कृष्ण के पिता को एहसास होता है कि उनके इलाज के लिए पैसे उनके साले ने नहीं दिए। कुछ देर बाद उनके कुछ और रिश्तेदार भी उनसे मिलने आते हैं और सभी रिश्तेदारों से मिलने के बाद शाम को कृष्ण हॉस्पिटल में आता है और वो अपनी बहन को आराम करने के लिए घर भेज देता है और वो खुद हॉस्पिटल में रुक जाता है। वहीं उसके पापा बेड पर लेटे हुए कुछ सोच रहे थे और वो कृष्ण की तरफ देखते हैं। उनके अंदर एक सवाल था जिसका जवाब वो कृष्ण से चाहते थे। और फिर एक नज़र उस रूम को, उस कमरे को देखते हैं जिसमें वो थे। ये कोई मामूली कमरा नहीं था और उन्होंने हॉस्पिटल का नाम भी पढ़ा था जो यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब उन्हें कृष्ण से चाहिए। अगले दिन कुछ और रिश्तेदार उनसे मिलने आए थे। तभी एक रिश्तेदार कहता है, आप कितने किस्मत वाले हैं कि आपको इतना होनहार बेटा मिला है जो आपका इलाज इतने बड़े हॉस्पिटल में करा रहा है। जिसे सुनकर सब लोग उसकी तारीफ़ें करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो रिश्तेदार वहाँ से चले जाते हैं। अब कमरे में कृष्ण और उसके पेरेंट्स और उसकी बहन और उसके पापा थे। उसके पापा हिम्मत करके कहते हैं, कृष्ण बेटा यहाँ आओ। कृष्ण अपने पापा के पास जाकर उनका हाथ पकड़ लेता है। बेटा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पापा, आप पूछ सकते हैं, कहिए क्या बात है।
बेटा वादा करो कि तुम सच कहोगे, झूठ नहीं। हाँ पापा, मैं सच ही कहूँगा, और मैं भला आपसे क्यों झूठ बोलूँगा। ठीक है, तो बताओ तुम्हें हमारे इलाज के लिए इतने पैसे कहाँ से मिले। वो पापा, हाँ बोलो, कहाँ से आए पैसे। पापा, मेरे दोस्त ने दिए, मैं उसे बाद में वापस कर दूँगा, कृष्ण बहाना बनाते हुए कहता है, जिस पर उसके पापा कड़क आवाज़ में कृष्ण को रोकने के लिए कहते हैं, क्योंकि कृष्ण वहाँ से जा रहा था। जी पापा। कृष्ण रुककर पीछे मुड़ते हुए कहता है, तुमने दोस्त से पैसे लिए। उसके पापा कठोर आवाज़ में कहते हैं, हाँ पापा, मेरे दोस्त ने। घबराते हुए कृष्ण कहता है, अच्छा तो तुम्हें मैं बेवकूफ़ दिखता हूँ। उसके पापा गुस्से से कहते हैं, क्योंकि कृष्ण अभी भी झूठ बोल रहा था। अपने पापा की इस बात पर कृष्ण बिल्कुल चुप हो जाता है। बताओ, तुम्हारा वो कौन सा दोस्त है जो इतना अमीर है कि उसने तुम्हें 50 लाख रुपए दिए, साथ ही उसने हमें एक ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट करा जिसके 5 दिन का खर्चा 1 लाख रुपया है। बताओ। और इतना कहकर वो उसे देखने लगते हैं, और अपने पिता की बातें सुनकर कृष्ण की माँ कहती है, क्या इतने पैसे। फिर वो कृष्ण की तरफ देखती है और कहती है, बोलो बेटा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, बताओ, बोलो, कुछ तो बोलो। और वो कृष्ण को बोलने के लिए मजबूर करने की कोशिश करती है। कृष्ण अब भी चुप था। उसके पास उनके हर सवाल का जवाब था, लेकिन वो उन्हें सच नहीं बता सकता। उसके पापा फिर कहते हैं, कृष्ण, कहीं तुमने इसके लिए कोई गलत काम तो नहीं किया। जिस पर कृष्ण अपनी गर्दन ना में हिलाता है, क्योंकि शादी करना गलत तो नहीं है, और ये सोचकर वो ना में गर्दन हिलाता है। जिस पर उसके पापा कहते हैं, अगर तुमने कोई गलत काम नहीं किया तो बताओ मुझे, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। कृष्ण अपने पापा की ये सारे सवाल सुनकर कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, मैंने उसे पैसे दिए उसके आपके इलाज के लिए, मेरे घर चलो। चैप्टर नंबर 5। जब कृष्ण के मम्मी पापा उसे सवाल कर रहे थे, तब एक आवाज़ आती है, उसे पैसे मैंने दिए थे। तब कमरे में प्रियंका का सेक्रेटरी राज आता है। वो आकर सबकी तरफ देखता है। वो कृष्ण के मम्मी पापा से पहली बार मिल रहा था। उसने उनके हॉस्पिटल का सारा काम किया, लेकिन वो उनसे मिला नहीं, और उसे इसकी इजाज़त भी नहीं थी। जब कमरे में मौजूद लोग उसे देखते हैं तो सब हैरान होते हैं। तभी कृष्ण की छोटी बहन कहते हैं, आप। फिर कुछ देर रुककर कहते हैं, आप तो वही हो जो उस दिन भाई को ले जाने के लिए आए थे। और हाँ, मुझे याद आया, आपने ही पैसे जमा कराए थे और फिर आप भाई को अपने साथ ले गए। ये सुनकर सब कृष्ण और राज की ओर देखते हैं। तब राज कहता है, हाँ, मैंने आपके बेटे को पैसे दिए, लेकिन आप फिक्र ना करें, इसके बदले में वो मेरे लिए काम करेगा। जी हाँ, हमने इन्हें हायर किया है हमारे यहाँ काम करने के लिए। और इतना कहकर वो चुप हो जाता है और कृष्ण को कुछ इशारा करके वहाँ से चला जाता है, जिसे कृष्ण भी समझ जाता है। फिर कृष्ण अपने मम्मी पापा की तरफ देखता है, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो इस बात को मान गए हैं कि राज ने ही कृष्ण को पैसे दिए हैं। कृष्ण भी उनसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन वो उन्हें सच नहीं बता सकता कि उसकी शादी के बदले उनकी जान बची है। और ये सब सोचकर वो अपने मम्मी पापा की तरफ देखता है और उनसे कुछ देर बात करके और फिर उन्हें कहकर कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है, वो कमरे से बाहर आता है, जहाँ उसे कुछ ही दूरी पर राज देखता है, जिसे देखकर कृष्ण खुश हो जाता है और वो उनके पास आता है और उसके पास जाकर कृष्ण कहता है, थैंक यू मिस्टर राज, आज आप सही समय पर आए नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक यू वेरी मच। और इतना कहकर कृष्ण से एक बड़ी सी स्माइल देता है, जिस पर राज भी कृष्ण को कहता है, सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आपकी मदद करना मेरा काम है, तो इसके लिए आपको मुझे थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। ओह, तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आप यहाँ आए किस लिए हैं, क्योंकि मैंने तो आपको कॉल नहीं किया।
फिर आप यहाँ कैसे? कृष्ण राज से पूछता है। हाँ सर, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। राज बड़ी ही शांति से कहता है। लेने? क्यों, क्या हुआ? कृष्ण बड़ी ही मासूमियत से पूछता है। सर, मास्टर आपका नीचे इंतज़ार कर रही हैं। राज कहता है। क्या? कृष्ण हैरानी से कहता है, क्योंकि उसने तो 5 दिन का समय लिया था, लेकिन इतनी जल्दी उसकी वाइफ उसे लेने के लिए आ गई। कृष्ण इस बारे में सोच रहा था कि तभी उसे राज की आवाज़ आती है। सर, आप हमारे साथ चलिए। जिस पर कृष्ण बिना कोई सवाल किए उनके पीछे चलने लगता है। जाते समय वो सोच रहा था, वो लड़की, मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता, और वो कैसे दिखती है, क्योंकि उस दिन मैं उसे देख ही नहीं पाया। ऊपर से इतना सब कुछ चल रहा है कि मैं कुछ सोच भी नहीं पाया। पता नहीं वो कैसी दिखती होगी, क्या वो सुंदर होगी? लेकिन अगर वो सुंदर होती तो शायद वो अपना चेहरा छुपाती। लेकिन अब क्या फ़ायदा, मेरी उससे शादी हो गई। हाँ, शायद वो बदसूरत होगी, तभी तो उसने पैसे के दम पर मुझसे शादी की। वो ये सब सोच रहा था कि तब तक वो सब नीचे पहुंच चुके थे। नीचे बहुत ही महंगी और आलीशान गाड़ियां खड़ी थी। तभी कृष्ण देखता है कि बॉडीगार्ड की एक कतार रास्ता बनाते हुए एक गाड़ी की तरफ तक जाती है। ये गाड़ी दिखने में ही बहुत आलीशान है। कृष्ण उन बॉडीगार्ड से होते हुए सीधा उस कार की तरफ जाता है और दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ जाता है। वो बिल्कुल सीधा देख रहा था कि तभी कार स्टार्ट हो जाती है। कृष्ण बड़ी हिम्मत करके अपनी नज़रें घुमा कर देखता है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट और उसके अंदर वाइट कलर की शर्ट पहने हुई थी। साथ ही उसने ब्लैक कलर का मास्क भी लगा रखा था। प्रियंका को देखकर कृष्ण को वो लड़की याद आती है जिसे वो बाजार में टकराया था। वो बिल्कुल हैरान था और मन में कहता, वही काली नशीली आंखें, वही काले लंबे बाल, वही दूध सा रंग, क्या क्या सच में ये वही है? और एक मिनट, क्या ये मेरी वाइफ है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। क्या मैं कंफर्म करूं? मैं क्या करूं? क्या मैं पागल हो रहा हूं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या ये वही है? वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे प्रियंका की आवाज़ आती है। हम आज मेरे घर जा रहे हैं, मेरे मॉम डैड से मिलने। जिस पर कृष्ण बस हाँ में सिर हिलाता है। वो प्रियंका से उसका नाम पूछना चाहता था, लेकिन उसके अंदर इस चीज़ की हिम्मत ही नहीं थी। अब कार में बिल्कुल शांति थी। कृष्ण अपने अंदर प्रियंका से बोलने की, उससे बात करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन बाहर से वो बिल्कुल शांत था। कार में बस दोनों की सांसों की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर बाद कृष्ण अपनी सारी हिम्मत जुटाकर बोलने की कोशिश करता है। वो मैं पूछ रहा था, जिस पर प्रियंका उसे बिना किसी भाव के देखती है और कृष्ण की मेहनत वहीं धरी की धरी रह जाती है। कुछ देर बाद कृष्ण आंख बंद करके जल्दी से कहता है, मुझे पूछना था कि तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर प्रियंका बिना किसी भाव के कहती है, प्रियंका सिंघानिया। और इतना कहकर वो चुप हो जाती है। और कृष्ण ये नाम अपने मन में बार बार दोहरा रहा था, प्रियंका, प्रियंका। कितना प्यारा नाम है। और ऐसे ही सिंघानिया फैमिली हाउस आ जाता है। कृष्ण की नज़रें तो बाहर थी, उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। वो बहुत हैरान और उत्सुक दोनों था। उसके चेहरे के भाव बहुत अलग थे। कार बगीचे से होते हुए सीधा सिंघानिया हाउस के द्वार पर रुकती है और कृष्ण गाड़ी से बाहर आकर उस दरवाजे को देखता है। तभी उसके साइड में उसकी वाइफ खड़ी हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो चलिए मेरी कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।